चलो जो दिवाली के बाद करीब करीब 7-8 महीने के बाद आज हम पहली तासिका ले रहे हैं। मैंने आपको परसों ही कहा था कि आते वक्त किताबें लेकर आना है, क्योंकि जब हम किसी गद्य को पढ़ते हैं, पूरक पठन को पढ़ते हैं, तो उसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनके अर्थ हमें मालूम नहीं होते। इसलिए उस वाक्य का अर्थ हमें झट से समझ में आ जाए, इसलिए किताबों का होना अतिशय आवश्यक है। जो छात्र किताबें लेकर नहीं आए वो अगली तासिका में किताबें होना अनिवार्य है। तो हमने ऑनलाइन पढ़ाई में आज तक करीब करीब पहली इकाई पूरी और दूसरी इकाई के 9 पाठ हमने पढ़े हैं। आज हम 10वां पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका भी थोड़ी जानकारी, इसकी भी थोड़ी जानकारी मैंने ऑनलाइन पे दी थी, लेकिन फिर से एक बार मैं आप लोगों को बूढ़ी का की ये पाठ शुरुआत करने वाला हूँ। तो घटक का नाम है पूरक पठन। विधा जो है, हमने गद्य पद्य और पूरक पठन, इसमें से जो विधा पूरक पठन आ जाती है उसमें बूढ़ी का के नाम का पूरक पठन हम पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी। इसमें लिखा है प्रेमचंद जी। अब ये जो प्रेमचंद है ये हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं, बहुत बड़े कहानीकार है। इनका जो मूल नाम है धनपत राय है। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने बहुत बाल्यकाल से ही अपना लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। जब उनकी आयु छोटी थी तभी से उन्होंने कहानियां लिखने का काम शुरू कर दिया था। आज हम उन्हीं की लिखी एक पूरक पठन बूढ़ी का की यह पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। तथा और एक बात मैं प्रेमचंद जी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रेमचंद जी का जो सारा का सारा साहित्य है, सारा का सारा जो लेखन है, उन्होंने जो लिखा हुआ है, वो सारा लेखन किसानों, मजदूरों, इनका जो शोषण हुआ है उस पर उन्होंने अपने उपन्यासों में, अपनी कहानियों में बहुत बड़ा करारा व्यंग कसा है कि शोषित समाज है, इनको उभरने के लिए उन्होंने अपना सारा साहित्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। हम पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं बूढ़ी काठी। एक पूरक पठन है। ये पूरक पठन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को और एक ये जो कहानी है, इस कहानी के बारे में थोड़े शब्दों में आपको जानकारी देना चाहूँ। आप जानते हो, आपने महसूस भी किया है, अब आपकी उम्र बड़ी हो गई है, करीब करीब 15-16 साल आपकी उम्र हो गई है। तो आप जानते हो कि किसी पर तो कोई तो अन्याय हो रहा है, ये बात हमें झट से मालूम होती है, समझ में आ जाती है। जिसे आप कुटुंब कहते हो, परिवार कहते हो। हालांकि पिछले कुछ 20-30 सालों में हमारी यहाँ की कुटुंब पद्धति जो है इसमें काफी बदलाव हो गया है। अगर आप 30-40 साल पीछे जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि सारे के सारे लोग एक ही घर में रहते थे, जिसे आप मराठी में एकत्र कुटुंब पद्धति कहते हैं। लेकिन आज हर कोई आदमी खुद को स्वतंत्र समझ रहा है। इसका बुरा परिणाम यह हुआ कि सारे के सारे लोग अलग अलग रहने लगे, जिसे आप शुद्ध मराठी में कहते हो विभक्त कुटुंब पद्धति। विभक्त कुटुंब पद्धति। तो विभक्त होने के बाद बहुत सारे ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है। ये जो मानसिकता है ना, खराब आदमी का जो स्तर है वो नीचे जो गिर रहा है ना, उसी पर करारा व्यंग कसा है बूढ़ी का की इस पूरक पठन में प्रेमचंद। जिस घर में बूढ़े लोग होते हैं उनकी अवस्था का, विदारक अवस्था का वर्णन प्रेमचंद ने बूढ़ी का की इस कहानी में किया है। ये पूरक पठन है, ये कहानी है, किसने लिखी है? प्रेमचंद जी ने लिखी है। इस कहानी के माध्यम से वो हमें बताते हैं कि समाज में बूढ़े लोगों की अवस्था क्या हो गई है, किस प्रकार का व्यवहार उस घर के सारे लोग उस बूढ़े आदमी पर करते हैं, उसी को माध्यम बनाया है। वैसे तो देखा जाए तो उसने अपने जन्म से मृत्यु तक कुटुंब के सारे लोगों की भलाई हो, अच्छा हो, इसलिए उसने अपना सारा जीवन व्यतीत किया होता है। और जब उसकी उम्र बूढ़ी हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है आदमी, तब उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। वो चाहता कुछ नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पैर हिलना तो बंद हो गए होते हैं। तो ये समाज है, घर के जो सारे लोग हैं, उसका जो व्यवहार है उनके प्रति अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए।
सही बात है, लेकिन व्यवहार हम करते कैसे, और समाज में क्या चल रहा है बूढ़े लोगों के प्रति, इसका सारा का सारा चित्र लेखक प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी इस पूरक पठन में किया है। तो चलो पन्ना नंबर 89 निकालो, हम इसका अध्ययन अब करेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में पढ़ता हूं। बुढ़ापा, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन फिर से आना, समझ रहे, आसान शब्द है पुनरागमन। तो कवि क्या, लेखक क्या कहता है, बुढ़ापा जो है वो बहुधा बचपन का पुनरागमन करता है। बचपन आप जानते हो, छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें कितनी बार भी अगर एक ही बात आप समझाओ वो समझते हैं, जल्दी समझते हैं क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है, लेखक ने बताया है, जिस प्रकार आप पढ़ते जाते हो ना, आगे आगे बढ़ते जाते हो, जब 2 साल का लड़का होता है, 2-2.5 साल का, उस बच्चे को कितनी बार भी समझाओ आप कि भाई ये नहीं करना है, वो वही बात करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे समझ में कुछ नहीं आता। यही स्थिति बुढ़ापे में हो जाती है कि वह सोचता है, लेकिन उसकी विस्मरण की जो प्रक्रिया है, भूल जाने की जो प्रक्रिया है, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे आगे तक जाती है उसके मरने तक। तो हमें क्या लगता है, इतने साल का बूढ़ा हो गया और इतनी सी बात समझ में नहीं आती। मैंने सुना है ये शब्द, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सभी छात्रों को, आपने भी सुना है। तो लेखक कहते हैं, उन्होंने बुढ़ापे का पहला वर्णन किया है, बुढ़ापा। ठीक है, ये किसी से छूटेगा नहीं। जो आदमी पैदा हुआ है वो आदमी एक ना एक दिन क्या होने वाला है, बूढ़ा हो जाने वाला। तो आगे बताते हैं, बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न थी। जीवा यानी कि जीभ, स्वाद यानी की टेस्ट, आप जानते हो, मस्त झालेला आहे, चांगलं झालेलं आहे पदार्थ एखादा केला तर। मग लेखक सांगा लागलेले आहे, बूढ़ी काकी जो थी उसकी जीवा पर स्वाद के सिवा और कुछ भी पता नहीं चलता था। उसे सिर्फ इतना पता चलता था कि खाना अच्छा हो गया है, बुरा हो गया है, खाना, बाकी की सारी बातें उसके दिमाग से चली गई थी, भूल गई थी। इसलिए लेखक ने पहली ही पंक्ति में बताया है, पहले वाक्य में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बुढ़ापा जो है वो बचपन की तरह होता है। बचपन में जैसे हमें बातें याद नहीं रहती, बार बार हम भूल जाते हैं, उसी प्रकार बुढ़ापा जब आता है तो आदमी कितनी बार भी बताओ झट से भूल जाता है, जिसे आप मस्तिष्क कहते हो ना, उसमें विस्मरण की प्रक्रिया बहुत जोरों से होने लगती है। और हम क्या समझ लेते हैं, इतना बड़ा आदमी हो गया है, उम्र 70-80 साल हो गई, लेकिन इतनी मामूली बातें समझ में नहीं आती। अरे समझ में तो उसकी आ जाती तो वो ऐसा नहीं करता। ठीक है, वो भूल रहा है। जैसे बचपन में हम भूलते हैं, झट से भूलते हैं, सुबह झगड़ते हैं, शाम को उसी के साथ घूमने के लिए चले, है ना? तो जिस प्रकार बचपन होता है, लेखक बताता है, उसी प्रकार बुढ़ापा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी खराब है, बुरा है, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये सोचना सरासर गलत है। ठीक है, आगे देखो। बूढ़ी काकी के पास एक ही बात थी, अब कौन सी? स्वाद की। खाने के अलावा उसे कुछ भी बातें याद नहीं रहती थी। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। देखो, जब उसको बहुत भूख लगती थी और उसे जो चाहिए वो नहीं मिलता था, तो वो छोटे बच्चों की तरह एक ही काम करती थी, क्या? जोर जोर से रोना। अब हम बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो हमें भूख लगती है तो हम रोते हैं। क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वह सारी बातें हमें बराबर सही वक्त पे सही बातें बता देता है। लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा जो मस्तिष्क जिसे आप कहते हो,
मराठी में ज्याला मेंदू म्हणतात, तो मेंदू सगळं कार्य विसरायला लागतो हळू हळू हळू. आणि आपल्याला काय वाटायला लागतं, मुद्दाम करायला लागतं. आता तर 10 वाजता जेवण दिलतो की लगेच आणि 12 वाजता भुका लागायला काय झालं. आपने ये बातें सुनी है घर में, पड़ोस में. अगर उसे बूढ़ी काकी को भूख लगती और उसे खाना नहीं मिलता तो वो जोर जोर से रोती थी. तो क्या करती थी, जोर जोर से रोती थी. क्या करे, कुछ समझने ही नहीं आता था. इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास उसके प्रति बुरा व्यवहार किया जाए. समाज कैसा है, बूढ़ों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है समाज के सारे लोगों के साथ, यही बताने का प्रयास प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से किया है. ठीक है, आगे देखो. समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे. जवाब देना, अब आप कहेंगे कि जवाब देना यानी कि उत्तर देना. इसका यहाँ अर्थ है, जवाब का अर्थ है जवाब देना, उत्तर देना. आप कहते हो जवाब दो, हम सवाल पूछते हो आप जवाब देते हो, लेकिन यहाँ इसका अर्थ लेना है, जवाब का अर्थ. उन्होंने अपना सारा काम जो था वो अब छोड़ दिया है. हाथ का काम, पैर का काम चलना है, वो चल नहीं सकते थे क्योंकि पैरों ने जवाब दे दिया था. मेंदूचं काम आठवणे आहे, त्यानं पण जवाब दिलेलं होतं. म्हणजे काय, त्यानं आपलं काम सोडून दिलेलं होतं. जे आठवायला पाहिजे तेवढं आठवत नाही. पण कुठे 5%, कुठे 10%च तेवढा मेंदू काम करतो. म्हणजे बाकीचा मेंदू आपलं काम विस्मरण होते, आठवत नाही, तेवढ्या प्रमाणात त्याला रक्त पुरवठा होत नाही. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी होतात. ठीक है. पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता. परिमाण का अर्थ क्या है, जैसे माप. जितना भोजन उसे चाहिए, अगर उतना भोजन उसे नहीं मिलता, उसका परिमाण जो था इतना खाना, अगर थोड़ा कम मिल जाता तो, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थी. जितना भोजन चाहिए उतना चाहिए, कम मिला तो रोएगी. ये किसका स्वभाव है, बूढ़ी काकी. 2 स्वभाव बताए हैं प्रेमचंद ने. एक बाजार से कोई वस्तु आती, हम बाजार से बहुत सारे खाने के लिए कुछ नए खाने की जो व्यंजन है होते हैं वो लाते हैं. ठीक है, लेकिन अगर खाना न मिला तो हम रोते हैं. उसी प्रकार वो करती थी. पिता, समझ लीजिए, एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ. आप घर में भाई बहन 2-3 लोग हो और पिताजी ने लाते वक्त कोई खाने का व्यंजन, कोई खाने का पदार्थ 2 ही लेकर आए तो सबसे पहले हम छक से वहां चले जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है पिताजी ने 2 ही व्यंजन लाए हैं और आदमी कितने हैं, 3, शायद मुझे न मिले. इसलिए हम क्या करते हैं, झट से वहां चले जाते हैं, पहले मुझे. उसी प्रकार बूढ़ी काकी करती थी. जो भी चीजें लाए हो, जो भी पदार्थ लाया हो, वो अगर उसके हिस्से का नहीं आता तो जोर जोर से रोने लगती. वो जानबूझकर ऐसा करती है, कोई बताएगा? उसका जो विस्मरण है वो जल्दी हो जाता है. जैसे बच्चे होते हैं ना, उसी प्रकार उसका आचरण है. सारे लोगों का यही आचरण होता है, सिर्फ एक बूढ़ी काकी का नहीं है. जो पैदा हुआ है वो एक दिन बूढ़ा जरूर होगा, और जब बूढ़ा होगा तो उसका विस्मरण भी जरूर होगा. वो भी सारी बातें धीरे 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 भूल जाएगा. ठीक है, आगे देखो. भोजन का उनके प्रतिदेव को स्वर्ग सिधारे. सिधारना दूसरा शब्द है, सिधारना यानी कि मर जाना, अंत होना. उसके पति का अंत हो गया था और अंत होकर भी बहुत सारे साल गुजर गए थे. बेटे तरुण होकर चल बसे थे. सिधारना, चल बसना, और एक शब्द है, दोनों का अर्थ एक है. चल बसना यानी कि मृत्यु होना, सिधारना यानी कि भी मृत्यु होना. ठीक है. उसके जो बेटे थे वो भी तरुण होकर, ऐसा लिखा है. इसका मतलब क्या था कि बूढ़ी काकी की आयु बहुत बढ़ गई है. उसके तरुण बच्चे भी बूढ़े होकर मर गए थे, लेकिन बूढ़ी काकी आयु भी जिंदा थी. हालांकि ये बात थोड़ी सी गलत लगती है क्योंकि तरुण होकर यानी कि
50-60 साल से पहले उसके बच्चे मर गए थे, लेकिन बूढ़ी काकी अभी तक जीवित थी। देखो आगे, अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। भतीजा भांजा, ज्याला मराठीत तुम्ही भाचा असं म्हणता, भाच्याच्या शिवाय त्या आजीचं कोणीच राहिलेलं नव्हतं। ठीक है, उस भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बूढ़े आदमी बेचारे करे तो क्या करे, जो संभालने वाला है उसी के नाम पर सारी संपत्ति कर देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अरे कहूंगा भी कैसे, क्योंकि जब बूढ़े होते तो समझ में कुछ आता ही नहीं, किसके नाम पर करना है किसके नहीं करना है। ठीक है, तो इस बूढ़ी काकी ने क्या किया था, जो भतीजा है उसी के, जब तक वो उसके होश अच्छे थे, सारी बातें याद रहती थी उसकी, तो उसने क्या किया था कि अपनी सारी दौलत किसके नाम कर दी थी, अपने भतीजे की। क्यों? क्योंकि उसे संभाल रहा है कौन, पाल रहा है कौन, भतीजा। मैं तो ये कहता हूँ भतीजा इसी विचार से उसे पाल रहा था कि बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, इसके बच्चा तो इसके कोई है नहीं, इसका वारिस तो कोई है नहीं, ये सारी संपत्ति किसे मिलेगी, मुझे मिलेगी। शायद ऐसा सोचता होगा, ऐसा मैं आप लोगों को बताता हूँ। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। एक नया मुहावरा आया है, मैं यहां मुहावरा लिखता हूं। ठीक है, सब्ज बाग, इसका अर्थ है सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। इसका मतलब है झूठे वादे करना, बड़े बड़े झूठे वादे करना। किसने झूठा वादा किया था, भतीजे ने। कब किया था, जब बूढ़ी काकी उसकी सारी संपत्ति तहसील कार्यालय में, रजिस्टर ऑफिस में उसके नाम कर रही थी, स्टैंप बना रहे थे ना, तब तो बूढ़ी काकी को अपने उस भतीजे ने बड़े बड़े वादे किए थे। अगर तुम मेरी सारी संपत्ति तुम मेरे नाम कर दोगी तो मैं तुम्हें इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। कब तक, जब तक सारी संपत्ति मेरे नाम के ऊपर नहीं होती। सारे लोग ऐसे ही होते हैं। तो इसी बात पर करारा व्यंग्य किया है प्रेमचंद जी ने। इस कहानी के माध्यम से वो बता रहे हैं कि लोगों का जीने का तरीका, उनके बोलने का ढंग कैसे कैसे सब्जबाग होते हैं, झूठे झूठे बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो इस बूढ़ी काकी की क्या अवस्था हुई, वो भी बात इसी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी बता रहे हैं। देखो आगे, यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी। अब आप कहेंगे सर 150-200 रुपए इतनी कम, ये कहानी उस वक्त की है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 1936 में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, यानी लगभग 1950 या 55, यानी 20-22 साल की, 20-25 साल की उम्र में उनका जो लेखन है, अच्छा लेखन, वो तब की लिखी हुई। यानी आज से करीब करीब 60-70 साल पहले जो 150-200 रुपए थे ना, वो आज के अगर हम समझ ले तो करीब वो मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख हो जाएगी। 60-70 साल के पहले जो 150-200 रुपए में आता था, वो आज 8-10 लाख रुपए में आ जाता है। तो वार्षिक आय भी बहुत थी, 8-10 लाख यानी कि कम रकम नहीं है। यानी अपना घर संसार चलाकर भी कुछ बहुत सारी रकम उनके घर में रह जाती थी। ठीक है, यानी बूढ़ी काकी बहुत अमीर थी उस काल में। देखो, तथापि बूढ़ी काकी का पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिळता था. एवढी सगळी प्रॉपर्टी तिने कुणाच्या नावावर केली, भाच्याच्या नावावर केली. आणि एवढं करून करत असताना काय सांगितलं भाच्यानं? भाच्यानं काय सांगितलं? तुला कशाचीच कमतरता पडू देणार नाही. सकाळी गरम गरम जेवण, संध्याकाळी गरम गरम जेवण, 4 वाजता नाश्ता. तू काय म्हणशील ते कधीपर्यंत? जब तक सारी संपत्ति उसके नाम पर नहीं होती तब तक.
अब अवस्था यह है कि बूढ़ी काकी को इतनी संपत्ति देने के बावजूद भी कठिनाई से खाना मिलता था। घर के सारे लोग क्या करते हैं, जो बचा कुचा रह जाता है ना, वो सारे किसके हिस्से में चला जाता है? बूढ़े आदमी, घर का जो बूढ़ा आदमी होता है ना। मैं तो कहता हूं बूढ़ा आदमी, जो घर में बूढ़ी व्यक्ति हो, जो भी घर में बूढ़ी व्यक्ति हो, उसे पहले देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता किसे है? उसे है। आप सोचते क्या हो, वो तो घर में बैठे बैठे पढ़ा रहा है, उसे क्या? ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी एक बात आप मत भूलिएगा कि एक न एक दिन हम भी क्या होने वाले हैं? बूढ़े होने वाले हैं। और अगर आपके साथ किसी ने ऐसा बर्ताव किया, हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? हम क्या सोचते हैं, जब आएगा तब देखा जाए, तब देखने के लिए रहेगा कौन? इसलिए अच्छे कर्म करो। कर्म कैसे करो? अच्छे कर्म करो। तुम अगर तुम्हारे घर के बूढ़े लोगों को संभालोगे ना, तो तुम्हारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे, वो भी देखेंगे कि बूढ़े लोगों को संभालते कैसे हैं। अगर तुम्ही लोग उस छोटे बच्चों के सामने बूढ़े लोगों को ताना मारोगे, कुछ बोलोगे, वक्त पर खाना नहीं दोगे, तो ये सारे बुरे संस्कार कौन देखता है? घर का छोटा बच्चा। वो भी आपके साथ, आप जब बूढ़े होते हैं ना, तो उसी प्रकार का व्यवहार करता है, क्योंकि उसने बचपन में क्या देखा है? आपका व्यवहार देखा है, वही व्यवहार वो आपके साथ करता है। तो ऐसी श्रृंखला चली रहती है। ये गलत है, सरासर गलत है। और इसी गलत बात को बताने का प्रयास प्रेमचंद जी ने किया है। देखो आगे, इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था। भतीजे का नाम है पंडित बुद्धिराम। भतीजे का नाम क्या है? पंडित बुद्धिराम, अथवा उनकी अर्धांगिनी, अर्धांगिनी यानी कि बीवी, लुगाई, बाइको, बाइकोला सुंदर शब्द है, श्रीमती रूपा का दो नाम आ गए हैं। पहले भतीजे का नाम बुद्धिराम और उसकी बीवी का नाम रूपा। दो बातें याद रखना। इसका निर्णय करना सहज नहीं। लेखक कहता है किसका अपराध था? रूपा का अपराध था उसे संभालने में, या बुद्धिराम का? इसका कोई समझ, इस बात को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि दोनों लेखक के हिसाब से दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं बूढ़ी काकी को संभालने के लिए। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो बुद्धिराम बहुत अच्छा आदमी है, भलमानस है, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच ना आए। कोष, बुद्धिराम बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जब तक उनका पैसा खर्च नहीं होता तब तक वो अच्छे हैं। खर्च होने लगे तो बहुत बुरा हाल। तो इसे आप भला माणूस कहेंगे? या माणसाला चांगला माणूस म्हणाल काय? कधीपर्यंत चांगला आहे? जोपर्यंत त्याच्या खिशाला चाट पडत नाही, खर्चाची बाजू आली, खर्च करायला लागते, नाही देणार, जमणार नाही। लक्षात यायला स्वभाव कसा आहे माणसाचा? जोपर्यंत पैसे खर्च होत नाही तोपर्यंत एकदम चांगला माणूस आहे। पदरचे पैसे खर्च व्हायला लागले का तो अच्छा आदमी नहीं। लेखक ने लिखा कैसे? देखो लेखक कैसे लिखतात बघा की, लय भारी माणूस आहे, कधीपर्यंत? जोपर्यंत त्याचे पैसे खर्च होत नाही, तो चांगला माणूस आहे। लेखक की लिखने की कला भी अद्भुत है। आँच न आना, परिणाम न आना, जोपर्यंत धक्का लागत नाही माझ्या कोषला, कोष म्हणजे रक्कमेला, संपत्तीला साठवून ठेवलेले। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। रूपा सुनबाई आहे की, म्हणजे बुद्धिरामची जी बायको आहे की नाही, ती रागीट आहे, पण तिच्यात एक गुण आहे, काय? ती भगवंताला खूप भीती। कुणाला भीती? भगवंताला, ईश्वराला। बघा आता यह बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी, खलना त्रास देती, जितनी बुद्धिराम की भलमानसता। जेवढे जितने रूपा जो है वो जितनी तकलीफ बूढ़ी काकी को देती थी, उस बात का बूढ़ी काकी को बुरा नहीं लगता था, जितना बुरा अपने भतीजे बुद्धिराम की भलमानसता पर लगता था। भलमानस म्हणजे एवढा कसला सज्जन माणूस आहे कोणास ठाऊक, एवढं सगळं करत्या बायको, त्रास देत्या मला, तरी पण हा गप्पच बसतो।
देखो, हमारे यहाँ अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसील में, अलग अलग गांवों में लोगों के प्रति, घर के लोगों के प्रति व्यवहार करने का जो तरीका है, मैंने तो देखा है कि गांव में बहुत सारे, एक ही गांव में ऐसे आपको 100 घर मिल जाएंगे जहां बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, और कई कई गांव ऐसे मिलेंगे जहां बूढ़े व्यक्तियों को कुछ भी कीमत दी नहीं जाती। देखो, उसके अगर बच्चे होते बूढ़ी काकी के तो उसके साथ अच्छा बर्ताव करते, लेकिन ये भतीजा है, भांजा है, और सारी संपत्ति भांजे के नाम कर दी। अब जो रूपा है वो बहुत तकलीफ देती है। तो देखो आगे, बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था, अत्याचार का खेद होता था। बुद्धिराम को मालूम था कि मेरी बीवी का जो तरीका है बूढ़ी काकी के साथ, तिच्या वागण्याची जी पद्धत आहे काकीवर वागायची ती चुकीची आहे, अत्याचार करायला लागली असं कोणाला वाटत होतं? बुद्धिरामला वाटत होतं, मनात वाटायचं कधी कधी। काय विचार यायचे बघा, विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। वो इतना अमीर आदमी किसके दम पर बना है? बूढ़ी काकी के संपत्ति के दम पर बना हो। और मेरी बीवी किसके साथ बुरा आचरण करती है, गलत व्यवहार करती है? जिसकी संपत्ती पर मैं भला माणूस बन बैठा हूं। सगळ्यात चांगला माणूस कोण बसतोय? गडगंज कुणाच्या प्रॉपर्टीवर, कुणाच्या संपत्तीवर? आजीच्या, बूढ़ी काकीच्या, बरोबर आहे? आणि तिच्यावरच व्यवहार कोण वाईट करते? माझी बायको रूपा, असं तू सांगायला लागला। त्याला वाटतंय मला, पण तो काही करत नाही। बघा, लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। आप तो जानते हो छोटे बच्चे होते हैं, उनको पहले से ही द्वेष होता है, किनके प्रति? बूढ़े लोगों के प्रति, क्योंकि उनका जो जीने का ढंग होता है वो एक ही जगह पर बैठते हैं, कुछ ज्यादा बोलते नहीं, ठीक है? तो ये जो क्रिया है बूढ़े लोगों की, यह क्रिया बच्चों को अच्छी नहीं लगती, और जब घर के सारे लोग उसे ताना मारते हैं, सताते हैं, तो छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छा ही होगा, वो भी क्या करने लगेंगे? उनको सताने लगेंगे, क्योंकि किसने उनका व्यवहार किसने देखा? छोटे बच्चों ने देखा, बड़े लोगों का। तो वो भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं बूढ़ी काकी के साथ। देखो आगे, माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, चुटकी काट कर चिमटा काढून पळून जायचे, आजी बसल्या चिमटायचं पळून जायचे, कारण ती ओरडते ना जोरात। कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता, पाणी प्यायचं, गुडगुड करायचं, थुकायचं कोणाच्या अंगावर? आजीच्या अंगावर, कुल्ली कर देता। काकी चीक मार कर होती, आणि आजी काय करायची? जोरात रडायची, आणि ती पोरांनी रडाल्यानंतर काय वाटायचं? तीन लहान है, बच्चे तो भगवान की देन है, उन्हें कुछ नहीं करता, उन्हें कुछ बातें समझ में नहीं आती, उन्हें जो अच्छा लगता है वो बातें करते हैं। और घर के सारे लोग ताना मारते हैं, सताते हैं, किसको? बूढ़ी काकी को। उन्होंने वो देखा है, इसलिए वो क्या करते हैं? बार बार आते हैं, बूढ़ी काकी एक कोने में बैठी है, तो आने पीछे से आकर क्या करना है? चिटकी लेना है, भाग जाना है। तो वो जोर से चिल्लाती, और जब वो चिल्लाती तो बच्चों को अच्छा लगता। कभी कभी क्या करते? बूढ़ी काकी जोर जोर से रोने लगी है, तो वो क्या करते? किचन में जाकर पानी मुंह में डालना है, कुल्ली करना है, किसके ऊपर थूकना है? बूढ़ी काकी के ऊपर। तो जोर जोर से रोती थी। देखो, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगी।